परिवार के एक किराने की दुकान से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना उस जमाने में बड़ी बात थी। अगर भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अगर वे कुछ और सालों तक जीवित रहते तो भारत में हिंदू राज की मजबूत नींव रख दी होती। तो आइए सुनते हैं हेमू विक्रमादित्य की कहानी। हेमू का जन्म वर्ष 1501 में हरियाणा के रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में हुआ था। उनका परिवार किराने का काम करता था। अबुल फजल अकबर के जीवनीकार हेमू को बहुत तिरस्कार पूर्वक एक फेरी वाला बताते हैं जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। इतिहासकार R.C. मजूमदार की लिखी पुस्तक के एक अध्याय हेमू अ फॉरगॉटन हीरो में लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। हेमू के कार्य करने का तरीका और बातचीत करने की शैली इतनी लाजवाब थी कि शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गए। जल्द ही वे बादशाह के करीबी बन गए और प्रशासन में उनका हाथ बटाने लगे। तब बादशाह ने उन्हें डाक विभाग और खुफिया का प्रमुख बना दिया। बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से हेमू को सेना में वो स्थान मिला जो शेर शाह सूरी के जमाने में ब्रह्मजीत गौर को मिला था, यानी सभी सेनाओं का प्रमुख बना दिया गया। आदिल शाह ने अपने शासनकाल में हेमू को वकील आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा दिए। जब आदिल शाह को ये खबर मिली कि हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को मुगलों से लड़ने का हुक्म दिया। हेमू ने 50,000 सेना, 1,000 हाथी और 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ रुख किया। उस समय के कालपी और आगरा के गवर्नर अब्दुल्ला उज़बेक खां और सिकंदर खां डर के कारण अपना शहर छोड़कर भाग निकले। किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मीडिवल इंडिया हमें बताता है कि उस वक्त दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खां हेमू से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम के साथ खड़ा था। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचे और तुगलकाबाद में ही अपनी फौज के साथ डेरा डालने का फैसला किया। उसके अगले ही दिन उनकी और मुगलों की सेना के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मुगलों की हार हुई और टार्डी खां अपनी जान बचाकर पंजाब की तरफ भागा। हेमू ने एक विजेता के रूप में दिल्ली में अपना कदम रखा और अपने सिर के ऊपर शाही छतरी लगाकर हिंदू राज की स्थापना की और नामी महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। शासनकाल में उन्होंने अपने नाम से सिक्के गढ़वाए और दूरदराज के प्रांतों में अपने गवर्नर नियुक्त किए। उधर दिल्ली में हार की खबर अकबर तक 13 अक्टूबर 1556 को पहुंची। उस समय अकबर बैरम खां के साथ पंजाब के जलंधर में रहते थे। अकबर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अकबर के लिए दिल्ली से अधिक महत्व काबुल का था। लेकिन बैरम खां ऐसा नहीं चाहते थे। जब टार्डी खां दिल्ली से भागकर पंजाब अकबर के खेमे में पहुंचे, तो उस वक्त अकबर शिकार खेलने गए हुए थे। तब बैरम खां ने टार्डी खां को अपने तंबू में बुलवा भेजा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बैरम खां अपनी शाम की नमाज के लिए उठ गए और वहां से चले गए। कुछ देर बाद बैरम खां के लोगों ने तंबू के अंदर घुसकर टार्डी खां का कत्ल कर दिया। जब अकबर शिकार कर वापस लौटे, तो बैरम खां ने तीर के जरिए अकबर को संदेश भिजवाया कि उन्हें उम्मीद है कि वे उनके इस कदम का समर्थन करेंगे, ताकि दूसरों को सबक मिले कि जंग से भागने वालों का क्या हश्र होता है। उधर जब हेमू को पता चला कि मुगल जवाबी हमले की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही अपनी तोपें पानीपत की तरफ खड़ा कर दिया।
बैरम खां ने भी अली कुली शैबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी। शैबानी एक उज़्बेक थे और उनकी गिनती मशहूर लड़ाकों में होती थी। अबुल फजल अकबर की जीवनी अकबरनामा में लिखते हैं, हेमू राजपूतों और अफगानों की एक बड़ी फौज के साथ पानीपत पहुंचे। हेमू की सेना में 30,000 अनुभवी घुड़सवार और 500 से 1500 के बीच हाथी थे। हाथियों की सूरों में तलवारें और बरछे बंधे हुए थे और उनकी पीठ पर युद्ध कौशल में पारंगत तीरंदाज सवार थे। इससे पहले मुगल सेना ने युद्ध के मैदान में इतने लंबे चौड़े हाथी नहीं देखे थे। वो किसी भी फारसी घोड़े से तेज दौड़ सकते थे और घोड़े और घुड़सवार को अपनी सूंड से उठाकर हवा में फेंक सकते थे। जे.एम. शीलत अपनी किताब अकबर में लिखते हैं, अकबर को इस लड़ाई से थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। बैरम खां ने भी इस लड़ाई से अपने को अलग रखते हुए लड़ाई की जिम्मेदारी अपने खास लोगों पर छोड़ दी। हेमू उस लड़ाई में सिर में बिना कोई कवच लगाए हुए उतरे। वो लगातार चिल्लाकर अपने साथियों का जोश बढ़ा रहे थे। वो अपने हाथी हवाई पर चढ़े हुए थे। इस लड़ाई का वर्णन करते हुए अबुल फजल लिखते हैं, बादलों जैसी गर्जना और शेर की तरह दहाड़ती हुई दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अली कुली शैबानी के तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की बरसात कर दी, लेकिन लड़ाई का रुख तब भी उनकी तरफ नहीं मुड़ पाया। अबुल फजल लिखते हैं, हेमू ने कभी भी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह थी कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शायद इसका ये भी कारण रहा हो कि अगर सेनापति हाथी पर सवार हो तो सभी सैनिक उसे दूर से देख सकते हैं। ऊपर से हेमू ने कोई कवच नहीं पहन रखा था। ये एक बहादुर लेकिन नासमझी भरा फैसला था। तभी एक चमत्कार ने मुगल सेना का साथ दिया। हेमू ने मुगल सेना के दाहिने और बाएं हिस्से में खलबली मचा दी थी। दूसरी तरफ अली कुली शैबानी के सैनिक हेमू की सेना पर तीरों की बारिश कर दबाव को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी लड़ाई के रुख के खिलाफ उड़ता हुआ एक तीर अचानक हेमू की आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में जाकर फंस गया। लेकिन वो युद्ध लड़ते रहे। थोड़ी ही देर में हेमू अपने हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़े। इस तरह की लड़ाई में जब भी सेनापति इस तरह से घायल होता था, उसकी सेना की लड़ाई में दिलचस्पी जाती रहती थी। इसलिए जब अकबर और बैरम खां युद्ध स्थल पर पहुंचे तो उन्हें उनके सैनिक लड़ते हुए दिखने की जगह जीत की खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। निजामुद्दीन अहमद अपनी किताब तबाक़-ए-अकबरी में लिखते हैं, एक शाह कुली खां ने एक हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने अपने महावत को हाथी पर चढ़ने के लिए भेजा। जब महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने उसके हौदे में एक घायल व्यक्ति को पड़े हुए पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो घायल शख्स और कोई नहीं, हेमू था। पूरे मामले के महत्व को समझते हुए कुली खां उस हाथी को हाँक कर बादशाह अकबर के सामने ले गया। इससे पहले उसने हेमू को जंजीरों से बांध दिया था। अबुल फजल लिखते हैं, 20 से अधिक लड़ाइयों के विजेता हेमू को रक्तरंजित हालत में 14 साल के अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खां ने हाल ही में बादशाह बने अकबर से कहा कि वो अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारे। अपने सामने पड़े घायल हेमू को देखकर अकबर झिझके। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने पहले ही इसके टुकड़े कर दिए हैं। आसपास खड़े कुछ लोगों ने बैरम खां की बात का समर्थन करते हुए अकबर को हेमू को मारने के लिए उकसाया, लेकिन अकबर तस से मस नहीं हुए। फेरिश्ता का मानना है कि अकबर ने घायल हेमू को अपनी तलवार से छुआ भर, लेकिन विंसेंट ए. स्मिथ और हरबंस मुखिया का मानना है कि
अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन आम धारणा ये है कि बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया।